तो पॉइंट नंबर 7 से करते हैं। इसमें अब हमें कुछ छोटी मोटी बातें जो हैं वो लिखनी है, बहुत ही ईजी वाली। तो इसका नाम लिखना है आपको मॉनिटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। मॉनिटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई, ये आपने 12th में पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है। तो मॉनिटरी पॉलिसी, पहले ये शब्द बताओ आपने सुन रखे हैं कि नहीं? चलो, तो पहले क्या था मॉनिटरी पॉलिसी? सही, तो बस शॉर्ट में लिख लो, मॉनिटरी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है उसको हम मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं, मतलब हमारे देश में आरबीआई की पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? मॉनिटरी पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है ना। तो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई, आपने 12th में पढ़ा ही था कि अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से वो मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और मनी सप्लाई को घटा भी सकता है ना। बहुत सारे आपने पॉइंट्स पढ़े थे। तो बस इस टॉपिक में, तो छोटे से पॉइंट में यही मतलब पॉइंट है कि आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम, वो आप लिख लो मेरे साथ साथ। जैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, याद है तो कोई बताओ एक एग्जांपल। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव थे, तो जैसे बैंक रेट या रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बस यही तीन ही लिख लो, बहुत है, क्योंकि हमारे सीए फाउंडेशन में वो सब नहीं है इसके अंदर की मॉरल सुएशन और वो सब, तो हमको तो बस ऐसी ब्रीफ आइडिया लेना है। लेकिन चलो ये बताओ, बैंक रेट था या रेपो रेट से कैसे मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है आरबीआई? इंक्रीज डिक्रीज, ठीक। तो अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये लिख लो बस आप। तो अगर आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो ये है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी बता दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, हाँ, अगर वो सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इससे क्या होता है? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों से पैसा ले लेगी फिर वो, है ना। तो मैंने आपको सिक्योरिटी दे दी, आपसे पैसा ले लिया, तो इससे आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो बस ये है। तो आरबीआई की पॉलिसी जो प्रभावित करती है मनी सप्लाई को, उसको मतलब ये नाम दे दिया मॉनिटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। बाकी इसमें एक फॉर्मूला लिख लो, एक फॉर्मूला दे रखा है तो वो अभी आप लिख लो, तो वो बॉक्स में लिख लेना। चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू, चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1/r इंटू चेंज इन रिजर्व्स, 1/r इंटू चेंज इन रिजर्व्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही, हालांकि ये भी वही बात कह रहा है जो आप ऑलरेडी पहले कई बार वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन मतलब इसमें ये दिखाना चाहता है बस कि अगर हमारे रिजर्व्स में चेंज होगा और वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करेगा, और चेंज कितना होगा मनी सप्लाई में, वो हमारे रिजर्व के चेंजेस प्रभावित करेंगे। और 1/r का मतलब है, अगर आपको याद हो, कि मनी सप्लाई के साथ जो रिजर्व रेशियोज होते हैं उनका रिलेशन इनवर्स है ना, इनवर्स होता है। चलो ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में लिखना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई, यानी कि सरकार का खर्चा और मनी सप्लाई। तो ये भी एक छोटी सी कहानी है, तो लिखते हैं इस छोटी सी कहानी में। तो इसको एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं। चलो, बातें नहीं करनी, भी बातें बीच में कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो डायग्राम बनाओ भाई बहनों मेरे साथ। एक बीच में झोंपड़ी बनाओ, झोंपड़ी में लिखो सरकार, गवर्नमेंट। फिर इधर थोड़ी सी दूरी पे 2-4 लोग बना लो, इनको लिख लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनको लिख लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो लिखो भी बातें नहीं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं वो सरकार से कहते हैं भाई हमारी सैलरी दीजिए, बहुत दिन हो गए हमारी सैलरी दीजिए। तो ऐसी कहानी समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सरकार के पास मान लो अभी पैसे थोड़े कम पड़ गए, शॉर्टेज है, और सरकार को पैसा देना है अपने एम्प्लॉइज को। अब सरकार थोड़ा सा फंस गई कि भाई पैसे तो हमारे पास है नहीं, क्या करें। तो सरकार भागे भागे गई आरबीआई के पास, तो इधर बना लो पीछे आरबीआई। तो सरकार गई आरबीआई के पास, आरबीआई को कहा कि देखो हमारे को तकलीफ है, हमें सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉइज की, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं, थोड़ी सी शॉर्टेज है पैसे की। तो आरबीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटी अवधि के लिए सरकार को भी लोन्स दे देता है। तो ये ऐसे लिख लो, लोन्स, छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और इन लोन्स को बोलते हैं, इनका नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसे बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, यानी कि WMA के नाम से फेमस है बाजार में, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो आरबीआई कहता है ठीक है भाई ले लो, 500 करोड़ रुपए हमसे ले लो, 3 महीने का लोन समझ के ले लो। तो इसको आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी कह सकते हो, या ऑब्लिक देसी भाषा में समझने के लिए ओवरड्राफ्ट कह दो। तो ओवरड्राफ्ट आपने सुन रखा होगा ना, ओडी फैसिलिटी। हाँ, तो आरबीआई जो है वो सरकार को लोन दे देती है, कहती है ये लो भी पैसा ले लो आप। तो सरकार क्या करती है, देखो सरकार के पास जैसे ही पैसा आया तो सरकार इस पैसे को अब खर्च करना शुरू करती है, कहते भाई लो पैसे मिल गए हमको, ये लो जिसको भी लेने, और खर्चे करना शुरू कर देती है। तो इन खर्चे को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपका जो टॉपिक है ना बेसिकली वो ये है, तो अब आप ये ड्राइंग बना लो पहले। तो आपका टॉपिक ये है कि सरकार जो है ये खर्चे कर रही है, तो सरकार अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, तो उसका मतलब सरकार का खर्चा हो रहा है। पहले यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? अब कहानी का पूरा लिंक भी देखना, अभी मनी सप्लाई पे पहुंचूंगा। तो सरकार पैसे दे रही है कि ये लो सैलरी लो भाई, सैलरी लो भाई, सैलरी लो। लेकिन जब सरकार सैलरी देती है तो वो जेब से कैश निकाल के तो देती नहीं है 500 का नोट। हाँ, तो ये जो सरकार खर्चा कर रही है ये कहीं ना कहीं इन सब लोगों के कहाँ जा रहा है पैसा?
बैंक अकाउंट में, राइट। तो सरकार जो खर्चा कर रही है ना, वो सारा पैसा अल्टीमेटली किसके पास पहुंच रहा है? एक तरह से कमर्शियल बैंक के पास पहुंच रहा है। तो आप इस बात को समझे कि नहीं, पहले ये बताना कि भाई सरकार ये थोड़ी ना 20,000 रुपए जेब से निकाल के कैश देगी। सरकार तो सारी सैलरी कैसे पे करती है? अकाउंट में। तो रामू के अकाउंट में 20,000 आ गए, शामू के अकाउंट में 50,000 आ गए, गोपाल के अकाउंट में 1 लाख आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकों के पास पैसा आ रहा है। क्लियर है कहानी? तो अब देखो लिंक बन जाएगा हमारे टॉपिक का। तो आपको टॉपिक पढ़ो, हेडिंग क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई। तो जब सरकार खर्चा करती है तो सरकार अगर और खर्चा करेगी, अगर और खर्चा बढ़ाएगी, तो बैंक में भी पैसा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कैसा रिलेशन हो गया भाइयों बहनों? डायरेक्ट रिलेशन। तो समझ गए? तो मतलब हम इस बात को ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सरकार अगर जितना ज्यादा खर्चा करेगी उतना ही कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ता रहेगा। लिंक डायरेक्ट। तो ये लिख लेते हैं। तो बस आपने ड्राइंग तो बनाई ली, तो बस उसके नीचे लिख लो ऐसे एरो डाल के कि मनी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। तो सरकार खर्चा करती रहेगी, या जितना ज्यादा खर्चा करती रहेगी उतना ही मनी सप्लाई भी बढ़ता रहेगा। बाकी जिन बच्चों को 12th का याद है उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी जिसको याद नहीं वो कान बंद कर लो। तो 12th में भी शायद आपने गवर्नमेंट बजट में ऐसा रटा या समझा पड़ा होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी में जब सरकार खर्चा ज्यादा करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है ना। तो तब भी आपने वैसे ही पढ़ रखा होगा। ठीक, तो समझ आ गया, गवर्नमेंट का खर्चा और मनी सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा। चलो, तो ये भी हो गया जी पॉइंट नंबर 8। उसके बाद है बस पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट है, मतलब कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट है, खुश नहीं होना है। चलो, तो इसमें लिखना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलेज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब चैप्टर के अंदर के और कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो लिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलेज। चलो, तो इसमें लिखो जी पॉइंट नंबर 1, रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी लिखो जी, रिजर्व मनी, इसका घर का नाम बताओ क्या है रिजर्व मनी का? इसको घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं? सेंट्रल बैंक मनी, सेंट्रल बैंक मनी। फिर इसका ट्यूशन का नाम बताओ, इसके दोस्त इसको ट्यूशन में क्या बुलाते हैं? बेस मनी, बेस मनी। तो सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, रिजर्व मनी, और इसका एक मोहल्ले का नाम भी है, वो आपने पढ़ रखा है, बताओ कौन तुक्का मारेगा? एच, हाई पावर्ड मनी। हाँ, तो बेसिकली ये सब नाम लिखवाए पॉइंट 1 में, तो कि जो हाई पावर्ड मनी आपने पढ़ा था उसको रिजर्व मनी, सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, ये सब कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लो कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। पहले भी लिखा था लेकिन ये भी एक फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला है जी करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जितनी करेंसी है सर्कुलेशन में, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि वही जिसको आप रिजर्व डिपॉजिट, रिजर्व कह रहे थे पहले, एक तरह से कि बैंकों ने आरबीआई के पास कितना रिजर्व रखा है, और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और भी कुछ डिपॉजिट्स अगर आरबीआई के पास रखे हैं तो वो, मतलब सिंपल, मतलब आरबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट्स हो गए और जितनी भी करेंसी उसने छाप रखी है, तो यही टोटल मॉनेटरी बेस है ना, एक तरह से बेस मनी, एक टोटल पैसा हो गया कि करेंसी भी आ गई और सारे आरबीआई के डिपॉजिट्स भी आ गए, तो इसको बोल देते हैं हाई पावर्ड मनी। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 लिखना है जी करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, कि भाई आपकी जेब में कितने पैसे हैं, करेंसी विद पब्लिक, कि भाई आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं, कितनी करेंसी है। तो इसका फॉर्मूला लिखो जी नोट्स इन सर्कुलेशन, नोट्स इन सर्कुलेशन, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट नोट्स कितने हैं सर्कुलेशन में, प्लस हाँ कॉइन, टोटल कॉइन्स या ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन, कि पूरे सिक्के कितने हैं। हाँ, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन और कॉइन्स इन सर्कुलेशन, तो भाई देश के सारे आ गए, नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, माइनस कैश ऑन हैंड, इसको बोलते हैं कैश ऑन हैंड विद बैंक्स, यानी कि बैंक में आपने कितना पैसा जमा कर रखा है वो माइनस कर दो। तो इसका मतलब आपके पास जेब में कितना पैसा है वो निकल जाएगा। मतलब ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैं एक बार समझा देता हूँ कि भाई मान लो आप ऐसे समझ लो कि हम ये निकाल रहे हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा है, तो देश में जितने टोटल करेंसी नोट्स हैं वो काउंट कर लिए, देश में जितने कॉइन्स हैं छोटे बड़े सारे कॉइन्स वो काउंट कर लिए, तो ये तो टोटल पैसा हो गया। मतलब ये तो येलो कलर समझ लो, ये तो टोटल पैसा हो गया, सारे नोट्स आ गए, सारे कॉइन्स आ गए। अब लेकिन इसमें से कुछ पैसा तो आपने बैंकों में जमा कर रखा होगा, मान लो ये 5 नोट बैंक के अंदर जमा कर रखे हैं आपने, तो इन 5 नोट को माइनस कर दिया, इन 5 नोटों को माइनस कर दिया जो आपने बैंक में जमा कर रखे हैं, तो आपके हाथों में कितनी करेंसी बची बताओ? ये ऑरेंज वाली, भाई आपके हाथों में कितनी करेंसी बच गई? ऑरेंज वाली, तो ये तो पूछ रहा है करेंसी विद पब्लिक। हाँ, कि भाई आपकी जेब में भी कितनी करेंसी है, तो हमारी जेब में इतनी ऑरेंज कलर वाली करेंसी है। तो इसको निकालने का तरीका ये बन गया कि पहले टोटल पैसा जोड़ लिया, उसमें से बैंक वाला घटा दिया। तो समझ आ गया फॉर्मूला? चलो, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 भी सिंपल है, इसका नाम है डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक, कि भाई आप कितना पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक। तो इसमें आपको 2 चीजें लेनी है सिंपल, पहला है जी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, इसको आपने शायद नाम दिया था डीडी, मतलब शॉर्ट में,
और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई मतलब ओडी। तो ये हो गया डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 M1, ये रिवीजन के लिए लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला 4, वैसे तो पहले लिख रखा है लेकिन C प्लस DD प्लस OD। तो अब देखो फॉर्मूले नंबर 2 का क्या मतलब है, करेंसी विद पब्लिक, तो ये हो गया C। और फॉर्मूले नंबर 3 में दो चीजें जोड़ रहे हो आप, DD और OD। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि C प्लस DD प्लस OD, जो एक फॉर्मूला आपने लिखा है, तो C आपने कौन से फॉर्मूले में अभी पढ़ा, करेंसी विद पब्लिक, और DD प्लस OD अभी कौन से फॉर्मूले में पढ़ा, डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक। तो M1 का फॉर्मूला यहाँ की लिस्ट के हिसाब से, यहाँ जो हम अभी लिख रहे हैं, तो M1 का फॉर्मूला आप ये भी कह सकते हो फॉर्मूला नंबर 2 प्लस फॉर्मूला नंबर 3। तो ये आप लिख लो, तो लिंक बन जाएगा कि यहाँ की लिस्ट के हिसाब से M1 का फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला नंबर 2 प्लस फॉर्मूला नंबर 3, यानी C प्लस DD प्लस OD, जो आप कहते हो स्टैंडर्ड। उसके बाद जी नंबर 5 पॉइंट, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मतलब एक टर्म है, इस टर्म का नाम लिखना है आपको, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, चलो तो ये तो एक ड्राइंग बनानी है बस आपको, बहुत ही सिंपल, शायद नाम से भी आप समझ जाओ। इंटर बैंक डिपॉजिट का क्या मतलब है, इंटर बैंक डिपॉजिट कि भाई एक बैंक ने हाँ अपना कुछ पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो नाम पड़ गया इंटर बैंक डिपॉजिट, है ना। बस तो ये ड्राइंग बना लो, इसका नाम है इंटर बैंक डिपॉजिट, कि एक बैंक ने अपना पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। तो बस आपको तो ये बताना है कि क्या ये पैसा मनी सप्लाई में काउंट होगा और क्यों नहीं होगा, बताओ। हाँ वेरी गुड, क्योंकि बहुत साल पहले आपने लिखा था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं मनी के, उनका पैसा हम मनी सप्लाई में नहीं लेते, हम सिर्फ पब्लिक का पैसा लेते हैं, ये तो बैंक का अपना पैसा है, वो नहीं काउंट करते। तो बस ये लिखना है कि नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 6, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें लिखना है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन। तो इसमें दो बाइफर्केशन करने, मतलब ये भी एक नजरिया है, थ्योरेटिकल नजरिया है कि मनी की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है। तो दो बातें हैं, पहला डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक, कि भाई सेंट्रल बैंक क्या निर्णय लेगा, यानी आरबीआई क्या डिसीजन लेगा, और दूसरा सप्लाई रिस्पॉन्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं या उनकी सप्लाई कम होगी, तो इसको बोल दिया सप्लाई रिस्पॉन्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि सप्लाई कम होगी या सप्लाई बढ़ेगी। तो मनी की सप्लाई सेंट्रल बैंक के निर्णय पर और कमर्शियल बैंक के रिस्पॉन्सेज पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे मतलब, तो इसके नीचे आप एक लाइन लगा लो, लेकिन हमें फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो उस पर हम चलते हैं, बस इसको आप लाइन लगा के लेकिन क्लोज कर दो। चलो तो न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन आप बस हेडिंग डाल दो, इलस्ट्रेशन 1 से करेंगे साथ साथ। तो पहला कह रहा है कैलकुलेट नैरो मनी M1, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो एक बार ऐसी M1 का शॉर्ट फॉर्मूला सुनाओ, क्या है, C प्लस DD प्लस OD, आपने अभी भी लिखा भी था। तो देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, करेंसी विद पब्लिक, तो ये तो आपका एक तरह से हो गया C, है ना, C हो गया। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, तो ये एक तरह से आपका डिमांड डिपॉजिट्स मतलब DD हो गया। टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, तो M1 के अंदर तो ये नहीं लेता। और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये भी आपका OD हो गया, मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, ये M1 में नहीं लेते, ये M2 में लेते थे। तो बस अब कैलसी पे 3 जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 570, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, तो किताब वालों का भी आ रहा है 5,70,000, ठीक है। तो ये तो ओके हो गया। चलो उसके बाद सेकंड, ये भी छोटा सा, ये देखते हैं, इसमें लिखा है कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर इफ, दो केसेस हैं, तो कह रहा है आपको मल्टीप्लायर निकालना है। अगर पहला केस है रिजर्व रेशियो इज 10%, तो पहले केस में छोटा आर है 10% एंड 12.5%, दूसरे केस में छोटा आर है 12.5%। तो आपको दो केसेस दे रखे हैं। फॉर एवरी 1 लाख रुपी डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम, व्हाट विल बी द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इन ईच केस। तो पहले तो आप चलो मल्टीप्लायर निकाल लो और फिर टोटल मनी भी निकालेंगे। तो मैं पहले मल्टीप्लायर का फार्मूला लिख दूं भाइयों बहनों। अब यहाँ पर तो क्या ही फार्मूला चलेगा, 1/r, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और है ही नहीं भाई, ना छोटा सी है ना छोटा ई है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे तो क्या ही फार्मूला बन गया सीधा 1/r। तो पहले फर्स्ट केस में निकालो मनी मल्टीप्लायर, कितना आएगा 10 टाइम्स, ठीक है। और दूसरे केस में भी निकालो 1/, निकालो 1/25, हाँ, तो 1/r करो, क्या आ रहा है 8 टाइम्स। तो पहले केस में आएगा शायद 10 टाइम्स, एक बार चेक कर लो बाकी बच्चे भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए। और दूसरे केस में शायद आ रहा है 8 टाइम्स, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। तो पहले केस में मनी मल्टीप्लायर है 10 टाइम्स 1/r, और दूसरे केस में मनी मल्टीप्लायर है 8 टाइम्स 1/r। आर आपको दे रखा है, पहले केस में 10%, दूसरे केस में 12.5%। तो बस आपको तो कैलसी पर निकालना है ना। अब टोटल मनी क्रिएशन बता सकते हो, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करें तो पहले केस में अगर 10 गुना हो रहा है पैसा, तो कितना हो जाएगा 10 लाख।
भाई 10 टाइम्स का क्या मतलब होता है कि आपने जो पैसा 1 रुपये जमा करोगे तो वो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 गुना। और दूसरे केस में अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 लाख रुपए कितना हो जाएगा 8 लाख। तो बस ये भी आपका 1 नंबर का MCQ ऐसा पूछ सकता है। तो ओके हो गया। तो ये भी आपको कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना है, बाकी किताब वालों का अगर आप देखोगे तो पहले केस में 10 लाख और दूसरे केस में 8 लाख। चलो इलस्ट्रेशन 3, इसके लिए भी फार्मूला खोल लो अपना रजिस्टर का आंखों के सामने। कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक, कह रहा है पब्लिक के पास जो करेंसी है वो निकालनी है आपको। तो फॉर्मूला नंबर आज लिखवाया था ना अभी करेंसी विद पब्लिक का, क्या था फॉर्मूला? सारे नोट्स जोड़ लो, सारे कॉइन्स जोड़ लो और कैश ऑन हैंड विद बैंक जो है वो माइनस कर लो। तो एक बार करके देखते हैं, निकालो कैलकुलेटर। तो नोट्स इन सर्कुलेशन ये जोड़ लो, सर्कुलेशन ऑफ रूपी कॉइन्स ये जोड़ लो, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स ये जोड़ लो और कैश ऑन हैंड विद बैंक को क्या कर दो माइनस कर दो। तो कितना आ रहा है 24, ठीक है। तो चेक कर ले भाई बहनों, तो किताब वालों का भी सही आ रहा है 2424621। तो ये भी आपका 1 नंबर का ही MCQ। तो क्लियर हो गया फॉर्मूला, डायरेक्ट एप्लीकेशन। चलो अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक और फॉर्मूला अपनी आंखों के सामने खोल के बैठो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे स्टार लगा लो। सॉल्व तो कैलकुलेटर पर ही करना है, लेकिन मतलब एनालिसिस अच्छा है। कैलकुलेट M2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जल्दी से नोट्स में ढूंढ कर आओ और M2 का फॉर्मूला सुनाओ भाई बहनों। वेरी गुड। M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। और M1 का फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा था, वो दोबारा बताना। C प्लस DD प्लस OD। ठीक, चलो तो अब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो दे रखा है जी नोट्स इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में सारे नोट्स हैं ये। सर्कुलेशन ऑफ रूपी कॉइन, ये सारे रूपी कॉइन्स हो गए। सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स, ये भी सारे छोटे कॉइन्स हो गए। और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट दे रखा है आपको 141786। तो ये तो आपको सीधा मिल गया। फिर दे रखा है कैश ऑन हैंड विद बैंक्स 97563। चलो बस कट, अभी आगे नहीं। तो भाइयों बहनों नोट्स दे रखे हैं, कॉइन्स दे रखे हैं और कैश ऑन हैंड विद बैंक दे रखा है। तो इनकी मदद से बताओ क्या निकालेंगे आप? इनकी मदद से अभी पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था आपने? नोट्स ले लिए प्लस कॉइन्स जोड़ लिए माइनस कैश ऑन हैंड कर दिया विद बैंक। तो खाली इनकी मदद से क्या निकालेंगे आप? करेंसी, सी निकालेंगे। तो एक बार करना खाली सी कितना आ रहा है। तो नोट्स जोड़ लो, कॉइन्स जोड़ लो और कैश इन हैंड ये माइनस कर दो। तो बताओ इतना करके सी कितना आ रहा है? 2,40,00,000 34 9716। ओके, तो ये कह रही है मैडम 2349716। एक बार चेक कर लो भाइयों बहनों, यही आ रहा है? ये 4 येलो कलर वाली फिगर्स को सॉल्व करके यही आ रहा है? एक बार बता दो फिर आगे बढ़े। यही है, ठीक है। 2349716, ठीक है, यही आ रहा है। ऑनलाइन के चीजें ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया सी। तो इतना सॉल्व करके आपका क्या निकल गया? सी, करेंसी विद पब्लिक। तो पहले यहां तक ओके। अब आपको निकालना है डीडी। डीडी का मतलब था डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। ये दोनों दे रखे हैं आपको, देखो ये रहा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद बैंक। और मजेदार बात है उसने डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक भी दे रखा है। तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे ना तो ये डीडी और ओडी को ऐड करो, यही बनेगा। एक बार चेक कर लो मन की संतुष्टि के लिए। एक बार डीडी प्लस ओडी जोड़ लो, यही आ रहा है ना? यही आएगा। फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था शायद, फॉर्मूला नंबर 3 मैच कर रहा होगा, है ना? तो डीडी और ओडी, तो सी भी हो गया, डीडी भी हो गया और ओडी भी हो गया। तो सारे जोड़ लो भाई बहनों। तो सी के अंदर ये दोनों और ऐड कर लो, तो सी भी हो गया, डीडी भी हो गया और ओडी भी हो गया। बाकी नीचे की दोनों बातें पागल बनाने के लिए दे रहा है, वो छोड़ दो। और सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक भी जोड़ लिया, ब्लू कलर वाला। तो सारी चीजें मैं भी लिख लेता हूं एक बार। 23,49,716 प्लस 1,776 199 और सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक 141,786। तो ये तीनों बच्चों के एलसी पर अपने ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 42। ओके, तो इसका मतलब किताब वालों का भी सही है 4267701। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला। चलो उसके बाद जी इलस्ट्रेशन 5। ये भी एक चटपटा छोटा सा सवाल है, आओ तो इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। इसमें लिखा है जी इफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10%। चलो सिंबल बनाते रहना मेरे साथ, फिर बाद में कहोगे कि क्या हो गया। इसका सिंबल क्या है? आर। तो आर आपको दे रखा है 10%, छोटा आर मतलब। करेंसी इन सर्कुलेशन इज 400 बिलियन। बताओ करेंसी, इसका सिंबल क्या है? बड़ा सी। करेंसी मतलब कैपिटल सी, बड़ा सी। उसके बाद दे रखा है डिमांड डिपॉजिट्स आर 1000 बिलियन। तो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ये क्या दे रखे हैं? डी, मतलब डी मतलब वही डी, डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स हैं? तो ये क्या हो गया? बड़ा डी। तो भाई पहले ओके यहां तक। उसके बाद रखे एक्सेस रिजर्व्स। एक्सेस रिजर्व्स क्या है? बड़ा ई। एक्सेस रिजर्व क्या है? बड़ा ई, ई आर जो आपने कहा था।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कह रहा है भाइयों बहनों मनी मल्टीप्लायर निकालना है, मतलब छोटा m निकालना है। तो एक बार छोटे m का बस फॉर्मूला बताना जरा। स्मॉल c प्लस 1 स्मॉल c प्लस r प्लस स्मॉल e। छोटा c कैसे निकालोगे और छोटा e कैसे निकालोगे? चलो तो भाई ओके हो गई कहानी, ठीक है। तो करो अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाओ। अच्छा निकाल भी लेते जल्दी, तो इतनी जल्दी कैसे निकाला? कैलकुलेटर पर। चलो तो कर लेते हैं एक बार चेक। तो एक बार छोटा सी पूछ लेता हूँ आपसे, कितना आ रहा है? तो छोटा सी यहाँ लिख लेता हूँ। छोटा सी आ रहा है 0.4 भाइयों बहनों सबका, C/D करके, ठीक है। और एक बार छोटा ई और बता दो। 0.001 यही आ रहा है, 1/1000। हाँ तो छोटा r आपको दे रखा है 0.1, ये तो गिवन है। छोटा c आ रहा है 0.4 और छोटा e आ रहा है 0.001। तो अब फॉर्मूले में एक बार पुट करो, छोटे m के फॉर्मूले में, फिर बताना। 2.79 ये आ रहा है, 2.79 अप्रॉक्स, ठीक है। तो एक बार किताब वालों का देख लेते हैं। 2.79 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। तो किताब वालों का भी आ रहा है 2.79 अप्रॉक्स। देखो फॉर्मूला भी वही लगा रखा है, C+1/C+R+E, ठीक है। तो क्लियर हो गए सारे 5 इलस्ट्रेशंस न्यूमेरिकल्स, इसमें 5 ही थे बस, यही। चलो ठीक है, तो बस यही करना था आज, छुट्टी डन।